उन्हीं की होती है जिनके पंखों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। आपके हौसलों को एक नया आयाम देने के लिए मैं गोविंद मारवाल अक्षय एजुकेशनल जॉब मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12th, जिसमें टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र को जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो पूरी कहानी है वो विद्युत आवेश के ऊपर टिकी हुई है। तो विद्युत क्षेत्र को जानने से पहले हम एक चर्चा करते हैं विद्युत आवेश को लेकर। तो देखिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है विद्युत आवेश? तो सिंपली हम कहेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, वह अभिलाक्षणिक गुण है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति होती है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति होती है। आवेश की जो खोज है, आवेश की अगर हम बात करें खोज की, तो आवेश की खोज की दोस्तों, आवेश की खोज की गई एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश की खोज किसने की? तो हम कहेंगे कि साहब आवेश की खोज की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की आवेश की खोज। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो करंट की डेफिनेशन होती है I = Q/T। करंट हमारे पास होता है चार्ज/टाइम। आवेश और समय के जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं धारा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा Q = I/T। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q = I/T। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक I हमारे पास धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू T हमारे पास टाइम है, और समय को हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसका हमारे पास मात्रक बनेगा एम्पियर इंटू सेकंड। आवेश का मात्रक बना एम्पियर इंटू सेकंड। और याद रखें, एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम कहते हैं कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहते हैं? कूलाम। और कूलाम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल C से। कैपिटल C लिखा जाता है कूलाम के लिए। तो यहाँ हमने जाना कि आवेश की खोज किसने की? तो हमने पढ़ा आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। बात करें कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, या इसको हम कह सकते हैं कूलाम, और हम कूलाम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से। इसके बाद अगर हम बात करें SI मात्रक में देख लिया, एम्पियर इंटू सेकंड है, तो या एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? कूलाम। इसके बाद अगर हम बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो हम कहेंगे कि एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो हम लिखेंगे कि एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इसके बाद हम बात करें सबसे छोटे मात्रक की, सबसे छोटा मात्रक या CGS मात्रक, दोनों बातें एक ही है। सबसे छोटा मात्रक या CGS मात्रक होता है ESU, या ESU को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। ESU का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, क्योंकि हमने पढ़ा कि आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उन्हीं के सम्मान में आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी फ्रैंकलिन रख दिया गया, और फ्रैंकलिन को हम ESU भी कह सकते हैं। बात करें ESU है क्या? तो ESU का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमने आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जाना फेराडे,
फिर पढ़ा 1 फैराडे बराबर 6500 कूलम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक या फिर कह दो सीजीएस मात्रक ईएसयू या फ्रैंकलिन। इसके बाद हमने ईएसयू का फुल फॉर्म जाना कि ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके बाद हम देखते हैं इसमें रिलेशन देखते हैं कि कूलम और ईएसयू में क्या रिलेशन होता है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं? तो हम कहेंगे कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। इसके अलावा ऐसे मात्रक हमने देख लिया, सबसे बड़ा मात्रक हमने देख लिया, सबसे छोटा मात्रक हमने देख लिया और हमने दोनों के बीच में संबंध भी देखा कि कूलम और ईएसयू में क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। इसके बाद हम बात करेंगे आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक वो होता है। कैसा मात्रक? विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, इस विद्युत चुंबकीय मात्रक को शॉर्ट में लिखते हैं ईएमयू। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है ईएमयू और ईएमयू का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? ईएमयू और ईएमयू का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक ईएमयू जो है वो 10 कूलम के बराबर होता है। एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं? और एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलम। तो ध्यान दीजिए, एक ईएमयू बराबर इस 10 कूलम को मैं ऐसे लिख दूं 10 × 1 कूलम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 कूलम था, 10 की जगह 10 कूलम था, मैंने इसको 1 कूलम लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हमारे लिए फायदा हो गया। 10 × 1 कूलम, 1 कूलम में कितने ईएसयू हो सकते हैं? 1 कूलम की जगह ये डाटा रख सकता हूं मैं। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। तो 1 कूलम की जगह लिखूंगा मैं 3 × 10⁹ ईएसयू। तो क्या बात बनी? 1 ईएमयू बराबर हो गया 3 × 10 की पावर 1 ये ना 10 की पावर 9 ये है, तो टोटल बन गया 10 की पावर 10। तो मैं कह सकता हूं 1 ईएमयू बराबर हो गया 3 × 10 की पावर 10 ईएसयू। तो ये भी एक अच्छा डेटा है कि ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं। तो एक ईएमयू बराबर होता है 3 × 10 की पावर 10 ईएसयू। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने देख लिया आवेश के मात्रक हमने देख लिए। इसके बाद अगर इसकी विमा की बात करें तो आवेश की जो विमा, आवेश की विमा क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, करंट की डेफिनेशन होती है, विद्युत धारा की परिभाषा होती है I बराबर Q अपॉन T। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा I। Q इक्वल्स टू बनेगा क्रॉस Q 1 से मल्टीप्लाई हुआ Q रहा, I T से मल्टीप्लाई हुआ I T। तो यहाँ से अगर बात करें इसकी विमा की करें, विमा की इसकी विमा बनेगी क्या? तो इसकी विमा हमारे पास बनेगी, धारा की विमा होती है एम्पियर A1 और समय की विमा हमारे पास होती है T1। तो कुल मिला के हमारे पास आवेश की विमा बनी A1 T1। आवेश की विमा क्या बनी? A1 T1। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इसका एक बार मैं वापस ब्रीफ रिव्यू देता हूँ आपके सामने। हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश एक ऐसा अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हमने देखा I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू हमारे पास बना I की मात्रक एम्पीयर इनटू सेकंड और एम्पीयर इनटू सेकंड को कहते हैं कूलम। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे एम्पीयर इनटू सेकंड बराबर कूलम। या तो एम्पीयर इनटू सेकंड कर दो या कूलम कर दो, दोनों बातें एक ही है। कूलम के लिए कूलम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU या फ्रैंकलिन। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो SI मात्रक और CGS मात्रक दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों में संबंध है एक कूलम बराबर 3 ×
एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? 3 × 10⁹ ESU। इसके बाद हमने बात की आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU। एक EMU में कितने कूलाम होते हैं? तो हम कहेंगे 10 कूलाम होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक EMU में कितने ESU होते हैं, तो एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। साथ ही हमने बात की इसकी विमा की। तो हमने पढ़ा कि आवेश की विमा होती है हमारे पास केवल T1। दोस्तों आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक पढ़ा था हमने EMU। एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम। तो इस 10 कूलाम को दो भागों में तोड़ के लिख सकता हूँ मैं। एक EMU बराबर 10 की जगह 10 कूलाम, इसको लिख दिया मैं 1 कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि 3 × 10⁹ ESU होता है। तो कुल मिला के बना 10⁻9 यहाँ है, 10⁻1 यहाँ है, तो टोटल बना है 10⁻10। तो ये बना एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। इनका पूरा नाम EMU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ अलग से मेंशन कर देता हूँ। EMU इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसी प्रकार जो ESU है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रो ESU, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश होता क्या है, SI मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है। याद रहे दोस्तों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, जबकि एक शब्द है फेरड। ये फेरड और फेराडे दोनों अलग अलग हैं। ये जो फेरड है ये मात्रक होता है धारिता, जबकि इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा फेराडे, ये फेराडे मात्रक है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। फेरड धारिता का मात्रक है, जबकि फेराडे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का जो CGS मात्रक है उसे ही आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी कहा जाता है। इसके बाद विमा की चर्चा हमने कर ली थी। विमा आवेश की A1 T1 होती है। आवेश के प्रकार की बात करें तो इसमें आवेश के 2 ही प्रकार होते हैं। इसमें इंसानों की तरह तीसरी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे और अगर हम आवेशों के बारे में बात करें तो स्थिर आवेश जो है वो अपने चारों ओर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश। अब किसी वस्तु का वेग अगर एक समान है तो डेफिनेटली उसका त्वरण शून्य है। तो इस बात को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो मैं कहूँ कि एक समान वेग से गतिशील आवेश, या फिर मैं कहूँ कि शून्य त्वरण से त्वरित आवेश। दोनों बातें एक ही है। तो एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। विद्युत क्षेत्र को हम E सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र को हम B सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति करता है, जबकि असमान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति भी करेगा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पुटअप हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल किसकी उत्पत्ति करेगा, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। दूसरा, एक समान वेग से गतिशील आवेश अपने चारों ओर क्या क्या बनाएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। भिन्न भिन्न वेग से या असमान वेग से गतिशील आवेश, या इसी बात को हम कह सकते हैं कि त्वरित आवेश अपने चारों ओर क्या क्या बनाता है, तो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति भी करता है। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास यहाँ भी बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और हमारे पास यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बनने का कारण है आवेश का गति करना। भले एक समान वेग से गति करे और भले असमान वेग से गति करे, कुल मिला के आवेश की गति होनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है आवेश की गति, भले वो एक समान गति हो और भले असमान गति हो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है त्वरित आवेश या असमान वेग से गति करता हुआ आवेश। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि असमान वेग से गति करता हुआ आवेश या त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति करता है। तो जैसे मैंने लिखा है वैसा का वैसा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये तो एक आवेश की बेसिक बातें थी कि आवेश क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, खोज किसने की, आवेश कितने प्रकार का होता है। इनके साथ साथ आपको 2-3 बातें और छोटी छोटी ध्यान रखनी है। हमें कई बार ये चीज़ें हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आती हैं। तो देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है कि एक मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। एक मिली कूलाम, एक मिली कूलाम, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एम स्मॉल और सी कैपिटल। एक मिली कूलाम में कितने कूलाम, तो हम बोलेंगे 10⁻³ ठीक है, शॉर्ट में एम सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एक माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलाम। इसके बाद एक नैनो कूलाम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन और कैपिटल सी। स्मॉल एन और कैपिटल सी, नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलाम, आसानी से याद रह जाएगा। नैनो का छोटी होती है, इसका मतलब पावर इसकी माइनस में रखनी है। एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम। इसके बाद एक पिको कूलाम को पी और से रिप्रेजेंट करेंगे। पिको कूलाम का मतलब होता है 10⁻12। तो छोटा सा आप आवेशों के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻⁶ कूलाम। एक नैनो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻⁹ कूलाम। और एक पिको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो हम बोलेंगे 10⁻12 कूलाम। इसके बाद ये बात, इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे आवेश के गुणधर्मों को लेकर। आवेश के गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एक आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश जो है वो सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश का फर्स्ट गुणधर्म बताया मैंने कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान हो। आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान हो, लेकिन द्रव्यमान वहां भी हो सकता है जहां आवेश नहीं हो। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि आवेश तो वही होगा जहां द्रव्यमान हो। आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान हो, मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान रह सकता। समझ में आ रही है बात कि आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता, द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है। इस बात को हमें एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रॉन का नाम सबने सुना होगा।
न्यूट्रॉन का अगर हम आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। ये तो हो गया आवेश 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 न्यूट्रॉन का कितना 0। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो आवेश नहीं है, आवेश 0 है तो भी द्रव्यमान है। इसका मतलब द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है। द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चार्ज इज लाइक ए फिश। आवेश जो है वो एक मछली की तरह होता है। मछली वही होगी जहां पानी होगा, लेकिन पानी तो वहां भी हो सकता है जहां मछली नहीं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आया होगा। पहला प्रोग्राम सबको क्लियर हुआ होगा कि आवेश द्रव्यमान से बदल रहता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। आवेश जहां भी रहेगा, जिस वस्तु के ऊपर रहेगा, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। फर्स्ट मतलब कि आवेश अनेक द्रव्यमान से बदल रहता है। सेकंड मुद्दा अभी हमने पढ़ा कि स्थिर आवेश, क्योंकि इस चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है इसमें हम केवल स्थिर आवेशों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि आवेश गति कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बना जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको देखनी है कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। तो दो प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आवेश द्रव्यमान से बदल रहता है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। थर्ड प्रॉपर्टी समान आवेश अगर है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, समान आवेश अगर है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो इनमें हमारे पास होगा प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान दें, आवेश अगर समान है तो उनके बीच में बल प्रतिकर्षण का लगेगा, और आवेश अगर असमान है तो उनके बीच में बल जो है वो आकर्षण का लगेगा। ऐसा हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। ये वाली बात है कि आवेश अगर एक दूसरे के विपरीत है तो इनमें अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और अगर आवेश समान मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, तीन प्रॉपर्टी हो गई आवेश की। चौथी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी है आवेश की, जिसको हम कह सकते हैं आवेशों की निश्चलता का नियम। निश्चलता का नियम चौथी प्रॉपर्टी है आवेशों की निश्चलता का नियम। अब देखिए निश्चलता का नियम क्या कहता है कि आवेश का जो मान है, आवेश की जो वैल्यू है वो उसके चाल पर डिपेंड करती है। आवेशों का मान उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास विराम अवस्था के अंदर, अगर विराम अवस्था में मेरे पास अगर Q आवेश था, अगर मैं इसको गतिशील भी कर दूं, अगर मैं इसको गति भी दे दूं, तो गतिशील अवस्था के अंदर भी आवेश कितना रहेगा, Q भी रहेगा। आवेशों का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का वेग पर निर्भर करता है। और अलग से चर्चा करते हैं, द्रव्यमान जो है वो इस फॉर्मूले के अनुसार वेग पर डिपेंड करता है, m बराबर m0 बटा √1 - v²/c²। देखिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आवेशों की निश्चलता का नियम। नाम से पता चला निश्चलता मतलब आवेश निश्चित रहता है, इसका मान आवेशों की चाल पर निर्भर नहीं करता है। विराम अवस्था में अगर आवेश Q है तो गतिशील अवस्था के अंदर भी हमारे पास आवेश Q ही रहेगा। लेकिन अलग से चर्चा करते हैं, आवेश जो है वो तो वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान है वो जरूर वेग पर डिपेंड करता है।
m बराबर m नॉट बटा रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के फॉर्मूले से, जहां m नॉट हमारे पास विराम अवस्था में द्रव्यमान है, विराम अवस्था में द्रव्यमान है m नॉट, v किस वेग से या किस चाल से द्रव्यमान गति कर रहा है, और c हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। c का मान फिक्स होता है तो प्रकाश का वेग n × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है c = 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो m नॉट मैंने बताया विराम द्रव्यमान है, v जिस वेग से द्रव्यमान गति कर रहा है, और c है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमने आवेश के 4 गुणधर्मों को लेकर चर्चा की। फर्स्ट गुणधर्म हमने पढ़ा कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बंध रहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि आवेशों का जो मान है वो उनके चाल पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब विराम अवस्था के अंदर अगर आवेश था, अगर उस आवेश को मैं गति दे दूं तो भी आवेश कितना रहेगा, क्यों ही रहेगा। आवेशों का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसे ही आवेशों की निश्चलता का नियम कहा जाता है। साथ ही मैंने एक बात और बताया कि द्रव्यमान आवेश तो वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करते हैं। m बराबर m नॉट बटा रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के फॉर्मूले से। आगे हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो देखिए आवेश का अगला गुणधर्म क्या है, आवेश की अगली प्रॉपर्टी है कि आवेश क्वांटीकृत और संरक्षित राशि है। आवेश क्वांटीकृत एंड संरक्षित राशि है। आवेश क्वांटीकृत और संरक्षित राशि। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण होता है। देखिए क्वांटीकरण आवेश का पांचों गुण देखा हमने कि आवेश क्वांटीकृत और संरक्षित राशि है। आवेश क्वांटीकरण जो शब्द है वो बना है क्वांटा से मिलकर बना है, और क्वांटा का मतलब होता है एक पैकेट या एक बंडल से। क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q = ±N, जहां Q है कुल आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.5 थोड़ी हो सकती है, 2.5 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आज तक अभी ये नहीं सीखा है कि A ने B को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए या B ने A से 1.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो कोई न कोई पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब देखिए एक बार यहाँ से प्लस माइनस को भूल जाइए। Q फॉर्मूला है Ne, N की वैल्यू सबसे छोटी 1, तो 1 रखा तो 1, 2 रखा 2, 3 रखा 3, 4 रखा 4। यहाँ एक चीज सब जगह कॉमन आ रही है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e सब जगह कॉमन आता है। या तो E का 1 पैकेट, या E का 2 पैकेट, या E का 3 पैकेट, या E के 4 पैकेट। मतलब जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटा पूरा का पूरा पैकेट जाएगा, या तो 1 पैकेट जाएगा, या 2 पैकेट जाएंगे, या 3 पैकेट जाएंगे। जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के
पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफर होता है। छोटी सी बात और क्वांटीकरण से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे कि आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की, आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की, तो आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ए मिलिकन। आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने। और किसकी सहायता से, तो उन्होंने प्रयोग किया था तेल बूंद प्रयोग की सहायता से। आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ए मिलिकन ने की। किस प्रयोग की सहायता से, तो तेल बूंद प्रयोग की सहायता से आवेश के क्वांटीकरण की खोज की गई थी। ठीक, इसके बाद में प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान कौन सा है? देखिए यहाँ 1 पैकेट, यहाँ 2 पैकेट, यहाँ 3 पैकेट, यहाँ 4 पैकेट, सबसे छोटा मान कौन सा है? ये वाला। और ई का मान हमारे पास कितना है? ये ना 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो याद रखेंगे प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान, प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है। मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, या फिर न्यू का इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की? रॉबर्ट ए मिलिकन ने की। किस प्रयोग की सहायता से की? तो तेल बूंद प्रयोग की सहायता से की। क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? Q + Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करते हैं प्लस और माइनस क्या है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो Q = वो बढ़ाएगी प्लस का Na। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो हम काम में लेंगे Q = प्लस Na, क्योंकि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर सदैव धनावेशित होती है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पड़ेगा कब? जब कोई वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने तो बढ़ेगा Q = प्लस का Na, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर पड़ेगा Q = माइनस का Na। Q = माइनस Na, ये हमारे पास बनेगा कब? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो याद रखेंगे वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो हमेशा धनावेशित होती है, और कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो हमेशा ऋणावेशित होती है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करने से पहले टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण एक बार वापस बता देता हूँ कि वस्तु में आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही जाएगा। तो ये तो हमारी एक छोटी सी चर्चा हुई कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं और किसने खोज की। अब हम बात करते हैं आवेश संरक्षण की। आवेश संरक्षण देखिए आवेश के संरक्षण को छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं संरक्षण का मतलब क्या? कि जितना आपके पास शुरू में कोई चीज थी उतनी ही आपके पास लास्ट में बच जाए, इसका मतलब वो चीज आपके पास सुरक्षित है। तो जब हम बात करें आवेश संरक्षण, तो आवेश संरक्षण का सीधा मतलब है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है। अर्थात अगर हमारे पास कोई विद्युत निकाय है, अगर हमारे पास कोई सेपरेट सिस्टम है, तो उसका कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन 714 के नाभिक में कितना आवेश होगा? नाइट्रोजन 714 के नाभिक में आवेश, तो यहाँ आवेश हम बताएंगे Q = मैंने फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटा का, Q = N है इलेक्ट्रॉन
सात ही तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, सात ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है और 7 ही प्रोटॉन है, तो यहाँ इसके पास आवेश हो जाएगा Q = N की वैल्यू लूंगा 7e। आवेश हमारे पास बना 7e। अब देखिए आवेश संरक्षण, जैसे नाइट्रोजन 714 इसके ऊपर जब एल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है तो ये जो है ये फ्लोरीन 918 में कन्वर्ट होता है और ये फ्लोरीन 918 फिर आगे ऑक्सीजन 817 और साथ में एक प्रोटॉन देता है। यहां हमारे पास आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने 7, एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है तो 7 पर कितना होगा 7e प्लस यहां 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आवेश बढ़ जाएगा 2e। इधर देखते हैं यहां 9 इलेक्ट्रॉन तो 9 पर बढ़ेगा 9, यहां 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां हमारे पास बढ़ेगा 8, यहां 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां हमारे पास बढ़ेगा। देखते हैं यहां टोटल आवेश की अगर बात करें तो यहां 9, यहां 9 और यहां 9। देखिए शुरू में हमारे पास टोटल आवेश था 9, लास्ट में हमारे पास आवेश बचा 9, यहां भी हमारे पास टोटल आवेश कितना 9, मतलब यहां 9 आवेश दो अलग अलग वस्तुओं में बटा हुआ था, वो आवेश आगे चलकर किसी एक ही वस्तु के ऊपर चला गया और फ्री 9 आवेश पहले तो 7e और 2e के फॉर्म में था, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो 7e चार्ज था और सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर 2e चार्ज था, ये टोटल चार्ज एक ही वस्तु के ऊपर आ गया, फिर आगे फ्री जाकर दो अलग अलग बट गए, लेकिन पहले के हिसाब से नहीं बटा, किस तरीके से बट रहा है 8e और e, लेकिन था तो शुरू में भी 9e और लास्ट में कितना 9e। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण, कि आवेश ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है, अर्थात किसी विद्युत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है। जैसे कि यहाँ जो हमने एक समय छोटा सा उसमें 9 आवेश सब जगह नियत है। तो हमने आवेश के गुणधर्म देख रहे हैं। पहला हमने गुणधर्म पढ़ा कि आवेश द्रव्यमान से बदल रहता है, सेकंड हमने पढ़ा स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। थर्ड गुणधर्म हमने देखा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अगला गुणधर्म हमने देखा कि जो आवेशों का मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसे आवेशों की निश्चलता का नियम कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि आवेश क्वांटीकृत और संरक्षित राशि है। क्वांटीकरण के अंदर हमने जाना कि जो आवेश है वो जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिलिगन द्वारा तेल बूंद प्रयोग की सहायता से की गई। क्वांटीकरण का हमने फॉर्मूला पढ़ा Q = Ne, जहां Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना, और प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान भी इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 गुना आवेश की प्रकृति में आवेश का सबसे छोटा मान है। एक और गुणधर्म की चर्चा करते हैं जिसको बोलते हैं हम आवेशों की योज्यता का नियम। अच्छा गुणधर्म है आवेशों की योज्यता का नियम। तो आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है? हमने पढ़ा कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। तो देखिए योज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे हमारे पास ये कोई निकाय है, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, इसमें हमारे पास आवेश है +5 कूलम, -3 कूलम और प्लस का 7 कूलम, ठीक है। और यहाँ एक और चार्ज ले लेता हूँ मैं, प्लस का 6 कूलम ले लेते हैं, +6 कूलम। यहाँ अगर हम बात करें कि इस निकाय का, इस सिस्टम का टोटल आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू टोटल आवेश कितना होगा इसका, तो टोटल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी है कि इस निकाय के बाहर, वस्तु के बाहर जो आवेश है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वस्तु के जो बाहर आवेश है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अंदर आवेश कौन कौन से हैं? +5 कूलम, -3 कूलम और +7 कूलम। तो योज्यता का नियम ये कहता है
कि जिनके साथ प्लस का साइन है उनको जोड़ दो और जिनके साथ माइनस का साइन है उनको घटा दो। मतलब मैं लिख दूंगा 5 कूलम प्लस का था, माइनस का 3 कूलम माइनस में था इसलिए माइनस में लिखा, और 7 कूलम प्लस में था इसलिए मैंने प्लस में लिखा। तो 7 और 5 12 में से 3 गए तो हमारे पास बचे 9 कूलम। अगर ये क्वेश्चन दिया जाए और पूछे कि इसका टोटल आवेश पता कीजिए तो सिंपली अंदर जो आवेश है उनका बीजगणितीय योग कर दीजिए, बाहर जो आवेश है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब किसी निकाय का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश ये किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। तो यहां हमने चर्चा की दोस्तों आज आवेश के बेसिक से लेकर कि आवेश किसे कहते हैं, विमाएं क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। हमने 5 आवेश के गुणधर्म पढ़े। अब आप आवेश के गुणधर्मों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।